हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में इजी, मीडियम, हार्ड, दमदार प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यानी जिस तरह से एसएससी के नए नए पैटर्न पे सवाल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल साथ ही उसी के नए पैटर्न पे सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें साथ ही इजी टू हार्ड मीडियम लेवल के सवाल को डिस्कस करेंगे। तो आपके एमटीएस हवलदार के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाले हैं। तो साथ ही इन क्लास के 50 क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर तैयारी करिएगा और साथ ही देखिएगा क्या आप सभी से जो इजी, मीडियम, हार्ड लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, क्या 45 क्वेश्चन ठीक हो पा रहे हैं? क्या आप सभी की उस लेवल की तैयारी चल रही है? क्योंकि साथ ही ये 12 सितंबर है, आपका 20 सितंबर से हो सकता है कि पेपर स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि एसएससी की तरफ से अभी एमटीएस और हवलदार के एग्ज़ाम को लेकर कुछ भी नोटिस नया नहीं आया है। वही जो अभी आपका 20 सितंबर एग्ज़ाम डेट था पहले, अभी भी वही एग्ज़ाम डेट दिखा रहा है। देखते हैं साथ ही क्या होता है। लेकिन आज से एसएससी सीजीएल का पेपर स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है साथ ही 2-4 दिन बाद हो, या तो 30 तारीख से स्टार्ट हो। जो 2024 में स्टार्ट हुआ था 30 सितंबर से, तो हो सकता है कि इस बार भी 2025 में भी 30 सितंबर से पेपर स्टार्ट हो। यानी मान के चलिए आपके पास साथ ही मिला जुलाकर 20 दिन बाकी हैं। तो ये क्लास भाई आपके 20 दिनों की तैयारी पे एक क्लास पहला होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट वॉच करिएगा, ओके, और सारे क्वेश्चन को तैयार करिएगा। तो चलिए दोस्त, बिना टाइम वेस्ट करते हुए एसएससी के नए पैटर्न पे सारे सवालों को देखते हैं। किस किस लेवल के सवाल आज की इस क्लास में है, पूरे 50 क्वेश्चन। तो साथ ही डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:30 पे और एक शाम में 6:30 पर, ओके। तो भाई लास्ट में अपना स्कोर आप जरूर से जरूर करिएगा कि आप सभी का 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, ओके। देखिए साथी, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती है? बताइए साथी। पहले ये देखिए कि भारत में जायद के समय कौन कौन सी फसल उगाई जाती हैं। सबसे पहले तो देखिए साथी, खीरा, इसको उगा सकते हैं भाई। खरबूजा भी उगा सकते हैं, तरबूज भी साथी उगा सकते हैं, लेकिन साथी चावल नहीं उगा सकते, क्योंकि चावल तो इस टाइम आपका मौसम के समय का यह खेती है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए साथी, वर्ष 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो साथी याद रखिएगा, बनारस शहर में हुई थी। बनारस कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथी? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध कौन सी गायिका थी? बताइए। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध किस टाइप की गायिका थी? तो सर जी लाउडी गायिका थी। ऑप्शन ए यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है? बताइए साथी, इनमें से कौन सा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है? तो साथी याद रखिएगा, अधिकतम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति, यह आपका नीति वक्तव्य 1980 का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है। यानी पहले ऑप्शन ये क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किसके रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है? बताइए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किसके रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है? तो साथ ही याद रखिएगा, संविधान की एक नवीन विशेषता के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? चलिए साथी, ये करंट अफेयर के सवाल हैं। बताइए साथी, आने वाले किस वर्ष में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो साथी याद रखिएगा, अगले साल करेगा, यानी 2026 में। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? बताइए साथी,
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो साथ ही याद रखिएगा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील था जिसे खान ए खाना की उपाधि प्राप्त थी? बताइए साथी, कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील था जिसे खान ए खाना की उपाधि प्राप्त थी? तो साथी याद रखिएगा बैरम खान था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? बताइए दोस्त, 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो साथ ही याद रखिएगा सॉरी राजस्थान से संबंधित है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण है? बताइए साथी, कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का एग्जाम्पल है यानी उदाहरण है? तो साथ ही याद रखिएगा शुल्क और जुर्माना। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए साथी, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो साथी याद रखिएगा 1931 में। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति किसकी सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? बताइए साथी, अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति किसकी सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? तो साथी याद रखिएगा राष्ट्रपति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। देखिए वर्ष 1993 से प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? बताइए साथी, वर्ष 1993 से प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो भाई याद रखिए मद्रास संगीत अकादमी द्वारा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है? बताइए साथी, इनमें से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है? तो साथी याद रखिएगा पूरे दिन की जो चर्चा होती है ना, ये साथी संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है। जैसे 2 घंटे की चर्चा होती है, ठीक है, शून्यकाल चर्चा होती है, आधे घंटे की चर्चा होती है, लेकिन आपने देखा कभी पूरे दिन की चर्चा नहीं होती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? बताइए साथी, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो साथी याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन ए यहाँ से मेरे दोस्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? बताइए दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किस देश में किया गया था? तो सर जी सिंगापुर में किया गया था। ऑप्शन यहाँ से मेरे दोस्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए भाई लास्ट में स्कोर करिएगा और आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा, क्योंकि साथ ही जब क्लास आएगी तो तुरंत आप सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। इसलिए मेरे दोस्त नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन करके रखिए। ओके आप सभी से रिक्वेस्ट है। देखिए गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ। उनमें से मौखरियों का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? बताइए दोस्त, गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न साम्राज्यों का उदय हुआ था। उनमें से साथ ही मौखरियों का उदय भी हुआ था, लेकिन वो किस क्षेत्र में हुआ था मौखरियों का? तो साथ ही याद रखिए कन्नौज क्षेत्र में हुआ था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई थी? बताइए साथी, 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई थी? तो साथी याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19 को।
देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? बताइए, कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 80 है। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 20 को। देखिए, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? बताइए साथी, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? तो साथी याद रखिएगा, सारंगी बजाते थे। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 21 को। देखिए, जेम्स रेनेल को हिंदुस्तानी का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? बताइए साथी, जेम्स रेनेल को हिंदुस्तानी का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था? तो साथी याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 22 को। देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी? तो साथी, किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना की गई थी? तो साथी याद रखिएगा, 1927 में की गई थी। ऑप्शन है यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए, धन मजदूरी में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के बीच अनुभव जन्य रूप से स्थापित संबंध को किस रूप में जाना जाता है? बताइए साथी, धन मजदूरी में परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के बीच अनुभव जन्य रूप से स्थापित संबंध को किस रूप में जाना जाता है? तो साथी याद रखिएगा, फिलिप्स मॉडल के रूप में जाना जाता है, जो कि साथी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 24 को। देखिए, सबसे महान चोल शासकों में से एक राजा प्रथम ने 985 ईस्वी से लेकर किस ईस्वी तक शासन किया था? बताइए साथी, जो सबसे महान चोल शासकों में से एक था राजा प्रथम, इसने 985 ईस्वी से लेकर कितने ईस्वी तक शासन किया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक किया था। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा? परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 25 को। देखिए, कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी की पहचान कीजिए। चलिए साथी, कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी की पहचान करना आप सभी को। बताइए इनमें से कौन सा? क्या सारोदी सैकिया है? नहीं है। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा है? रॉन्ग। केलुचरण महापात्र? रॉन्ग। तो कौन है? रोहिणी भाटे हैं। ये साथी आपकी क्या है? एक भारतीय शास्त्रीय नर्तकी हैं। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 26 को। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? बताइए साथी, इनमें से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? तो साथी याद रखिएगा, सेवराय पहाड़ी है, जो कि ये पूर्वी घाट में स्थित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अन्य किस घराने से संबंधित है? बताइए साथी, पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अन्य किस घराने से संबंधित है? घराना के एक सवाल आपके पेपर में पूछा जाएगा। ओके, ये बात याद रखिएगा। तो साथी, किराना घराने से बिलोंग करती हैं प्रभा अन्य। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 को। देखिए, भूपेन हजारिका ये किस राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे? बताइए साथी, भूपेन हजारिका किस राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक हैं? तो भाई याद रखिए, असम राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे भाई भूपेन हजारिका। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किसके रूप में जाना जाता है? तो साथी, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को किसके रूप में जाना जाता है? तो साथी याद रखिएगा, बिली विलेज के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 30 को। देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों को हर वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है? बताइए साथी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों को हर वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है?
तो साथ ही याद रखिएगा 6,000 रुपये। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 को। देखिए, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? बताइए, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? तो साथ ही याद रखिएगा 1861 में, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 32 को। देखिए, पर्युषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो साथी बताइए, पर्युषण पर्व किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो साथी याद रखिएगा जैन समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है पर्युषण पर्व को। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 33 को। देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में झुग्गियों में रहने वाली आबादी सबसे अधिक है? भाई केंद्र शासित प्रदेश में बताना है कि झुग्गियों में रहने वाली आबादी सबसे अधिक है, वो भी साथ ही जनगणना 2011 के अनुसार। बताइए ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां साथ ही झुग्गियों में रहने वाली आबादी सबसे अधिक है? वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? भाई याद रखिए दिल्ली है। ऑप्शन भी क्या आ जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 34 को। देखिए, ऊड का घोषणा पत्र 1854 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? बताइए साथी, ऊड का घोषणा पत्र 1854 मुख्य रूप से किस विषय से संबंधित था? तो साथी याद रखिए शिक्षा से संबंधित था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 35 को। देखिए, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? तो साथी मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो याद रखिए मेरे दोस्त हुमायूं था। ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 36 को। देखिए, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? बताइए साथी मध्य प्रदेश का कौन सा महोत्सव है इनमें से? हमें तो सर जी केवल खजुराहो का नृत्य महोत्सव दिखाई दे रहा है, तो यही तो डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहू असम हो जाएगा, जैसलमेर जैसे आपका राजस्थान। थाई पूसम बताइए साथी कहाँ का है? कमेंट करके बताइए आप लोग। तो थाई पूसम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? चलिए कमेंट करके फटाफट बताइए। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई? बताइए साथी, किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई? तो साथी याद रखिएगा ऐसा करने वाले कौन थे भाई? सवाई जयसिंह द्वितीय थे। यानी साथी डी ऑप्शन क्या हो जाएगी सॉल्व का? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए तो इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए दोस्त बताइए सॉल्व का परफेक्ट आंसर क्या होगा? जैसे सॉल्व क्या याद रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? बताइए मेरे दोस्त, कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? तो भाई याद रखिए बाघ था। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 39 को। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पोरीफेरा की श्रेणी से संबंधित नहीं है? यानी इनमें से पोरीफेरा की श्रेणी संबंधित कौन नहीं है? जैसे देखिए, साइकन है, यूप्लेक्टेला है और स्पोंजिला, लेकिन साथ ही हाइड्रा नहीं है भाई पोरीफेरा से। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है? बताइए दोस्त, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में उल्लेख है? तो सर जी अनुच्छेद 40 में है। सी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है? बताइए साथी, कौन सी प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है यानी अरेबियन सी में गिरती है? एक तो नर्मदा नदी खुद है भाई, लेकिन नर्मदा नदी है नहीं तो साबरमती नदी तो है। तो डी ऑप्शन में दोस्त परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 42 को। हरित क्रांति का महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव क्या था? तो साथी हरित क्रांति का महत्वपूर्ण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव क्या था? बताइए।
तो साथ ही याद रखिएगा मृदा निम्नीकरण था, जो कि यह एक महत्वपूर्ण था नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव था हरित क्रांति का। ऑप्शन यहाँ से परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? बताइए साथी, 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो साथी याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर साहब जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? एनडीपी निकालने के लिए जीडीपी में से क्या घटाया जाता है? भाई एनडीपी जब आपको निकालना होता है तो आप साथी जीडीपी में से क्या माइनस कर देते हैं? बताइए बताइए, इसी बात पे थे आप लोग। तो सर जी हम लोग मूल्यह्रास को निकाल देते हैं। किसको साथी? मूल्यह्रास को, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? यानी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना ये महाधिवक्ता को कर्तव्य होगा? बताइए साथी किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 165 में कहा गया है। ऑप्शन है यहाँ से मेरे दोस्त परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। देखिए महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है? बताइए साथी, महाबलेश्वर में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है? तो साथी याद रखिएगा कृष्ण नदी द्रोणी का स्रोत है। ऑप्शन यहाँ से आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है? बताइए साथी, मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है? तो साथी याद रखिएगा 6 वर्ष या तो 65 वर्ष की आयु तक होती है भाई। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 को। देखिए भारत के बाद निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक हिंदू आबादी है? बताइए साथी, भारत के बाद किस देश में सबसे अधिक हिंदू आबादी है? भाई याद रखिएगा इसके बाद नेपाल में है, तभी तो भाई इस टाइम नेपाल में हिंसा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर भी भारतीय हैं भाई। आप सभी को मालूम होना चाहिए, है ना मेरे दोस्त। भारत के बाद सबसे अधिक हिंदू आबादी नेपाल में है, तो इस टाइम हिंदू में तहस नहस हो चुका है नेपाल में भाई। आप देख रहे हैं भाई युवा रोड पे आ चुके हैं, है ना मेरे दोस्त, आप सभी को मालूम होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कॉल करिए। वर्ष 2002 में किसको महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया गया था? बताइए साथी, भाई याद रखिएगा वर्ष 2002 में पंडित भीमसेन जोशी को महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया गया था। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का हल करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 को। डिमेकस जो एक यूनानी राजदूत था, मौर्य राजा, ये किसके शासन के दौरान भारत आया था? यानी साथी डिमेकस जो एक यूनानी राजदूत था जो कि मौर्य राजा बिंदुसार शासन के समय दौरान भारत आया था, यानी सी ऑप्शन बिंदुसार परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली यह 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। अब बताइए मेरे दोस्त कि आप सभी का 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? चलिए फटाफट बताइए साथी, आप सभी का 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो साथी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि साथ ही इस टाइम जो भी हम क्लास दे रहे हैं सारे वो एग्जाम ओरिएंटेड दे रहे हैं। एसएससी के नए नए पैटर्न में जो सवाल बन रहे हैं, तो साथ ही हर एक टाइप का सवाल हम सर्च करके आपके लिए प्रोवाइड करें। बस आप सभी को मेरे दोस्त डेली क्लास लेना है और सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। नोटिफिकेशन को आप ऑन करिए, और साथ जो आज शाम में 6:30 पे क्लास आएगी वो आपका एक नया मॉडल पेपर आएगा। आप जानते हैं जो आपका शाम में 6:30 की क्लास होती है वो नया मॉडल पेपर का होता है। तो भाई शाम वाली क्लास आप मिस नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं शाम में। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।